हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रविंद्र योगी सर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इस मैटर अस प्योर। हमारे जो आसपास में मैटर पाए जा रहे हैं वो प्योर हैं या नहीं हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे ये वाटर है, वाटर भी एक तरह का क्या है? मैटर है, क्योंकि वाटर को रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए और वाटर का क्या मास भी होता है। ठीक है, तो ये हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब हमें इस चैप्टर में देखेंगे जितने भी मैटर थे वो प्योर होते हैं, सभी मैटर प्योर हैं या फिर वो इम्प्योर हैं। ठीक है, और अगर प्योर हैं तो वो प्योर क्यों हैं और कैसे हैं। ठीक है, तो प्योरिटी के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मैटर में होना ज़रूरी है, तो ये सब जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप समझिएगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट, इसे स्टार्ट करते हैं हम। वी ऑफन टॉक टू ईच अदर अबाउट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस लाइक हनी, प्योर चीज़, प्योर वाटर, प्योर मिल्क एक्सेट्रा। हम अक्सर कई चीज़ों की बात करते हैं, कई सब्सटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें प्योर सब्सटेंस लेना चाहिए, है ना। जैसे अगर हमें हनी ख़रीदना है तो वो प्योर हनी होना चाहिए। चीज़, वाटर, मिल्क, हम जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें खरीद रहे हैं वो क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये प्योर का मीन्स होता क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये प्योरिटी का मीन्स है क्या। ठीक है, देखिए ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बट ये प्योर होने चाहिए। तो प्योर मीन्स व्हाट? ठीक है, एक जनरल बात की जाए तो प्योर का मीन्स होता है कि उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई और दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये हनी है और ये वाटर है, बट डू वी एक्चुअली नो व्हाट इज़ प्योरिटी? बट प्योरिटी मीन्स व्हाट? जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, तो जनरली हमने देखा कि प्योरिटी का मीन्स क्या होता है, बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्योरिटी किसे समझते हैं। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट व्हाट इज़ द प्योरिटी। सो स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस मीन्स इट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन जो होता है उसके अंदर आयरन के ही सब्सटेंस होते हैं। जैसे कई छोटे छोटे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कुछ कई एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये जितने भी एटम हैं ये सब किसके हैं? आयरन के ही एटम हैं, यानी ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से ही मिलकर बना है। जो आयरन बना है सब्सटेंस, उसमें सारे पार्टिकल्स आयरन के ही हैं। इट मीन्स ये क्या है? प्योर है। ऐसे सिल्वर, ऑक्सीजन और सल्फर भी हम ले सकते हैं। ये जो साल्ट है, ये साल्ट भी एक तरह का क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो साल्ट है इसका फॉर्मूला NaCl होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। देखने में ये सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल नहीं है। जैसे ये आयरन में था तो आयरन में हमने सिर्फ Fe ही था। ठीक है, आयरन के अंदर आयरन के ही पार्टिकल्स थे, इसलिए हमने इसे प्योर सब्सटेंस कहा था, है ना। अब NaCl हम जानते हैं, जो साल्ट होता है वो NaCl है। अब देखने में ये हमें दो अलग पार्टिकल्स लग रहे हैं, लेकिन इसको हम तो भी प्योर सब्सटेंस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? या ये CO2 है, इसमें भी C और O2 दोनों अलग पार्टिकल्स हैं, फिर भी हम इसे प्योर सब्सटेंस मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? चलिए देखेंगे हम इसे नेक्स्ट पेज पे।
but it not that a substance has to be made up of single type of particles only. It can be made up of two or more different kinds of particle also. ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सिंगल पार्टिकल से ही मिलकर बने, वो टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर भी बन सकता है। पर क्या होता है, जब ये टू और मोर पार्टिकल से मिलके बनता है तो ये प्योर ऐसे होगा कि अगर इसे किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सके, जैसे NaCl, ऐसा नहीं है इसके अंदर Na अलग दिख रहा है और Cl अलग दिख रहा है, ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अब हम, प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। अभी हमने देखा प्योर कौन सा होता है सब्सटेंस, जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या जिसमें टू और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, ये होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि हम ये साल्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, आप जानते हैं ना, कॉमन साल्ट जो है उसका फॉर्मूला NaCl होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है, देखो Na यहाँ हो और Cl इधर है और इधर Na रखा है या इधर Cl, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा जो साल्ट है इसमें ये NaCl के कंपोजिशन से बना है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन से बना है, इसे किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। इज इट क्लियर। जैसा कि सेकंड पॉइंट में भी लिखा है, इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसको किसी भी फिजिकल मेथड से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस से भले ही इसको अलग कर सकते हैं, बट फिजिकल किसी भी मेथड से हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्लियर है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो साल्ट होता है या जो भी प्योर सब्सटेंस होता है, कोई सा भी सब्सटेंस हो जो प्योर सब्सटेंस है, उसका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा हमेशा। अगर वो प्योर है तो उसकी कंडीशन है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है से फिक्स होगा। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म से गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। क्लियर है। अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो कम ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑलवेज पोसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, कैरेक्टर्स हैं, उसके सेम कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर है। तो हमने देखा प्योर सब्सटेंस के लिए वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, उसे किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं और वो पोसेस करता है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को, वही होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। अब स्टूडेंट, हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। आप किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको बताया था, इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसका हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेंगे। अगर ये फिक्स हुआ तो ये सब्सटेंस क्या है, प्योर है, और अगर नहीं हुआ तो ये इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चीज़ें मिक्स हो रही हैं, है ना। इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर अदर सब्सटेंसेस मिक्स होंगे तो वो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। अब एलिमेंट्स कंपाउंड्स क्या होते हैं इनको भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं, ठीक है। पर यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ इसमें प्योर सब्सटेंसेस है, कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस है। तो जैसा कि आपको भी मैंने समझाया प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है, तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं। तो वेरी गुड, ये जो NaCl है ये प्योर सब्सटेंसेस है ना। और इसे हम कंपाउंड भी बोलेंगे। कंपाउंड चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब 2 और मोर पार्टिकल्स मिलकर बनती है कोई चीज़ तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, और जो सिंगल होते हैं, सिंगल पार्टिकल से बनते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जैसे सल्फर है ये क्या है, एलिमेंट्स कहलाएगा। तो ये दोनों तो हमारे हो गए प्योर सब्सटेंसेस। और ये आपको दिख ही रहा है तीसरा जो इसके अंदर है, ये क्या है, भुजिया मिक्सचर है ना। इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें इसमें आपको दिख भी रही हैं, तो ये क्या है, मिक्सचर है। और ये मिक्सचर है तो ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड और मिक्सचर को डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो अभी तक आपको समझ में आया प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम पार्टिकल से मिलके बनते, वन सिंगल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और जो 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट्स वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जिनको तोड़कर और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सल्फर, सोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। जो कोई एटम होता है वो एटम के अंदर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उन्हें और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इज इट क्लियर। एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, जैसे सिल्वर है, फॉस्फोरस है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये क्या है, एटम से मिलकर बनते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं कई सारे एटम्स मिलने से क्या बनता है, हमारा एलिमेंट्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज ऑफ देयर एटम्स। जो इसके अंदर फिजिकल और एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं जो कि उसके एटम की प्रॉपर्टी हैं। तो अपने एटम की प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है, उससे सेम होता है, ठीक है, एलिमेंट्स। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है दे अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। ये नेचर में फ्री भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी अकर होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिल्वर है, सिल्वर नेचर के अंदर फ्रीली मिल रहा है हमें। ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो हमें नेचर में फ्रीली मिल रहे हैं। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, प्लेटिनम है, ये सब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब लेस रिएक्टिव है। तो मोर लेस रिएक्टिव की बात करें तो आपका गोल्ड और प्लेटिनम हो गया, है ना। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनको न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू भी आर्टिफिशियली रूप से प्रिपेयर किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, इसमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब किया जाता है और उसको डिस्टर्ब करके हम नया एलिमेंट्स बना पाते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो भी एटॉमिक नंबर जिनका 92 से लेके ज़्यादा है, मोर देन 92 है जिनका एटॉमिक नंबर, उनके एटम को न्यूट्रॉन से हिट करके उनके जो न्यूक्लियस है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है ताकि वो नए एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है।
तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे। इसमें क्या है, थ्री सब्सटेंस तो क्या है, 3 एलिमेंट्स ओनली लिक्विड है, 11 गैसेस हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। तो लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन हो गया, एक गैलियम हो गया, इसके बाद तीसरा हमारा मरकरी हो गया। तो ये 3 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गैसीय फॉर्म में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ये गैसीय फॉर्म में। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम पोटेशियम, सोडियम, है ना, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सॉलिड। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कई सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। क्लास 9th में भी आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल दी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसको हम सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं। क्लियर है, तो किसी भी एलिमेंट्स को सिंबल के फॉर्म में लिखना ही हमारा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। अब ये एलिमेंट्स का सिंबल कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कोई भी एलिमेंट्स होता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स होगा उसका फर्स्ट लेटर को उसके सिंबल के फॉर्म में लिया जा सकता है। जैसे कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का फर्स्ट लेटर क्या है, P, तो इसका सिंबल क्या बन गया, P बन गया। ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर ले सकते हैं हम एलिमेंट्स के नेम का, या फिर सेकंड हम एग्जांपल लें आर्गन, तो इसके फर्स्ट 2 लेटर्स, तो AR, तो ये क्या हो गया, आर्गन का सिंबल कहलाएगा। तो हम जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके नेम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स ले सकते हैं, सेकंड लेटर्स हमेशा स्मॉल होगा। अब जैसे ये सोडियम है, सोडियम का Na हुआ, ना तो इसमें फर्स्ट लेटर लिया गया ना इसके फर्स्ट सेकंड लेटर को लिया गया। अब ऐसे क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके लैटिन नेम्स के अकॉर्डिंग उसके फर्स्ट 2 लेटर्स सिंबल के फॉर्म में लिए जा सकते हैं। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, तो इसका सिंबल बन गया Na। सिमिलरली पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, केलियम। पोटेशियम का लैटिन नेम केलियम होता है, इसलिए इसका K सिंबल लिया गया है। तो हमने अभी देखा जो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स होगा या तो वो फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट 2 लेटर होगा, या तो उसके इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग होगा या लैटिन नेम के अकॉर्डिंग उसका सिंबल लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक टेबल दी हुई है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनके सिंबल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का Al था, एंटीमनी का Sb हो गया, आर्गन का Ar, है ना, ऐसे आपको कई एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके सिंबल लिखे हुए हैं। आपको इसमें एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आपको लर्न करने हैं विथ सिंबल। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये आपको सारे याद नहीं करने, पर आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस एलिमेंट के लिए हम क्या सिंबल यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में। जो हमने देखा, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना, एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड हो सकते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो अब हम ये कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है फिक्स होल रेशो में। जैसे ये NaCl है, दोनों एलिमेंट्स को मिक्स किया गया और क्या बन गया, NaCl बन गया। अब इन्हें मिक्स किया जाएगा होल नंबर के रेशो में। तो इसमें क्या मिक्स, इनका जो वॉल्यूम होता है और मास होता है वो फिक्स होता है किसमें, होल नंबर में। तो उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो दे आर फॉर्म व्हेन 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशो। फॉर एग्जाम्पल H2O NaCl, जैसे ये H2O है, H और O को मिक्स किया तो क्या बना, H2O बन गया। इसका जो वॉल्यूम है उसका रेशो फिक्स होना चाहिए, यानी इस हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, इस रेशो में अगर हम वॉल्यूम रखेंगे
तो ही हमें क्या बनेगा, H2O बनेगा। यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। और मास की बात करें तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, है ना, और ऑक्सीजन का 16, तो 1:18, तो इसका मास भी फिक्स होगा। तो वॉल्यूम और मास फिक्स होगा, ठीक है, और उन्हें कंबाइन किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोजीनियस होता है, जैसा कि आपको ये जो NaCl साल्ट दिख रहा है, इसको आप कहीं से भी देखो, सब जगह सब तरफ से ये एक जैसा ही दिखेगा, है ना। यानी ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उससे डिफरेंट होती है कंपाउंड की प्रॉपर्टी। जैसे H2O था, तो H2 हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, पर H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की। क्लियर है? जैसे H2O को अगर, और इसको है ना सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। किसी भी फिजिकल मेथड का मतलब एवोपरेशन हो गया, है ना, डिस्टिलाइजेशन, तो इसे किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन केमिकल प्रोसेस से इनको अलग किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे हम H2O में, H2 और O2 हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से तो इसे सेपरेट किया जा सकता है, बट फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता। फिक्स प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज एक्कम्पेंड बाय एनर्जी चेंजेस। जब एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ एनर्जी चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इस तरह के कौन से, H2O, NaCl, CO2, SO2। स्टूडेंट्स, अब हम अभी तक हमने बात की सब्सटेंस की। सब्सटेंस में हमने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की बात की, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में हमने देखा एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये कंपाउंड्स के बारे में भी हमने देखा, इसी तरह से सब्सटेंस इम्प्योर भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है हमारे पास, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इसको जो मिक्स किया जाता है वो उसे किसी भी रेशो में मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड में क्या था, इसे फिक्स रेशो में मिक्स किया जा रहा था सब्सटेंस को, और मिक्सचर में क्या है, इनका रेशो फिक्स नहीं है। क्लियर है? जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा मिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। आप फिजिकली भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे ये भुजिया है तो इसमें सेव भी है ना, और मूंगफली भी है, लीव्स भी हैं, तो इनको हम बाय हैंड मिक्स कर सकते हैं किसी भी रेशो में, तो क्या बन जाएगा, हमारा मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग साफ दिख रही हैं, है ना, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसका, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये, और जैसे ये वाटर है, वाटर के अंदर हम क्या डाल दें, नमक डाल दें, साल्ट डाल दें, तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और जो मिक्सचर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के से सेम होती है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी है वही मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? जैसे सॉलिड और सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉलिड ही बनेगा, सॉलिड और लिक्विड को मिलाएंगे तो सॉलिड पार्शली आएगा और लिक्विड ही पार्शली फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इन्हें फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे ये इनको अब अलग करने की बात करें तो बाय पिकिंग बाय हैंड इनको सबको अलग किया जा सकता है ना, तो इसको फिजिकल मेथड से, मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी वाटर विथ सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो इसको एवोपरेशन अगर हम कर देंगे तो वाटर तो वेपर बन के उड़ जाएगा और साल्ट हमें मिल जाएगा। यानी हम फिजिकली मेथड से इसको अलग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इट फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी। अब देखो जो इसका फॉर्मेशन हुआ था उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल चेंजेस नहीं है इसके अंदर, तो इसमें एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी। क्लियर है? तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसके, फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, मिक्सचर के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो ये होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको देखोगे तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है, और हेट्रोजीनियस में देखोगे तो देखो रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है, कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म में होते हैं। तो जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और जो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। डिफरेंस भी देख लेते हैं। जो होमोजीनियस है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, जैसे एयर है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है ना। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इसके अंदर जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें नहीं होता है, जैसे ऑयल और वाटर। जैसे हम एक गिलास के अंदर अगर वाटर के अंदर ऑयल डाल देंगे तो वाटर अलग दिखेगा और ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है, जो एक तरह का सॉल्यूशन क्या है, जो मिक्सचर होता है वही एक तरह का सॉल्यूशन भी है ना। तो इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसमें भी क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं, और उसका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी 2, 3, 4 और मैनी। ये जो कंपोनेंट होते हैं इसमें 2, 3, 4 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमें लेमन वाटर बनाना है, तो हमने वाटर के अंदर क्या भर दिया, इसमें लाइम डाल दिया और उसमें शुगर डाल दिया, तो ये हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा यानी तीन कंपोनेंट्स लेके हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो आप लेमन वाटर पीते होंगे ना, तो ये जो लेमन वाटर का जो सॉल्यूशन बनाया हमने, तो ये सॉल्यूशन होता है ना। इसमें ज़्यादा चीज़ें, जैसे आपको मीठे के साथ थोड़ा नमकीन टेस्ट भी चाहिए तो हम साल्ट भी डाल देते हैं, ठीक है। और अगर इसमें चाहिए और कंपोनेंट्स भी, अब हम ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। बट द कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर आर बाइनरी। लेकिन हम क्या है, जो भी मिक्सचर लेते हैं बाइनरी, यानी इसके अंदर 2 ही चीज़ें ऐड करते हैं, तो 2 ऐड करने के बाद जो हमारे पास मिक्सचर बन रहा है उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? बाइनरी सॉल्यूशंस का मीन्स हो गया द सॉल्यूशन विथ 2 कंपोनेंट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे हमने वाटर के साथ साल्ट को ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसमें 2 ही कंपोनेंट मिक्स किए गए, इसलिए इसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि 2 ही ऐड किए जा सकते, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा होगा क्वांटिटी में उसे तो हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कम होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। जैसे लार्ज अमाउंट में वाटर है तो वाटर तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्वेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जैसे साल्ट हो गया, साल्ट इसमें कम है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट। और ये क्या होता है, ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम साल्ट और वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जो है सॉल्वेंट है क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, जो मोर अमाउंट में होता है और डिसॉल्व कर लेता है सॉल्यूट को, उसको तो हम कहते हैं सॉल्वेंट। और साल्ट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है और जो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से जो सॉल्यूशन होगा उसमें 2 चीज़ें होंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस होता है, ठीक है। उसको कहीं से भी देखोगे, किसी भी पार्ट को देखोगे तो वो एक जैसा ही दिखेगा, है ना। और जैसे कि हम वाटर में साल्ट डाल देते हैं, अब इसके बाद जो कंपोजिशन है इसका वो वेरी हो सकता है, यानी हम इसके अंदर साल्ट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं,
और जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो काफ़ी स्मॉल होता है ना। और डज नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। अगर इसमें लाइट डाली जाएगी तो वो सॉल्यूशन में आने के बाद उसे स्कैटर नहीं करेगी लाइट को, है ना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल। इसे फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। सॉल्यूशन को हम फिजिकल मेथड से, जैसे फॉर एग्जांपल ये साल्ट और वाटर है, इसको अगर हम इवोपरेशन कर देंगे तो इसमें से वाटर उड़ जाएगा और साल्ट ही साल्ट बच जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन मिसेबल, इमिसिबल और पार्शली इमिसिबल लिक्विड होते हैं। मिसिबल्स का मीन्स हो गया जैसे वाटर के अंदर हमने साल्ट डाल दिया, है ना, यानी लिक्विड में अगर लिक्विड को मिक्स कर दिया जाता है, जब लिक्विड में लिक्विड को मिक्स कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम मिसेबल, जिसमें वो दोनों डिफरेंट नहीं दिखते। इमिसेबल यानी वो जैसे अगर इसके अंदर 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया गया और तीनों ने अगर डिफरेंट लेयर बना ली तो ये सॉल्यूशन हमारा कहलाता है इमिसेबल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं येलो, ग्रीन और रेड, ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसे इमिसेबल। और पार्शियली मिसेबल का मीन्स होता है कि ये थोड़े थोड़े से मिक्स हो पाते हैं, थोड़े मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियली मिसेबल लिक्विड बोलते हैं। क्लियर है। अब मिसेबल लिक्विड्स को हमें डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं लिक्विड्स दैट कंप्लीटली मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। ये मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल और वाटर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हम इसकी बात करें तो ये एक मिक्स हो जाएगा, अल्कोहल में वाटर मिक्स हो जाएगा, तो ये होगा हमारा मिसेबल सॉल्यूशन। तो ये हमारा मिसेबल सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि अल्कोहल के अंदर भी वाटर मिक्स होता ही है। जो जितने भी हार्ड ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर वाटर मिक्स होता ही है, तो इस वजह से वो क्या सेपरेट नहीं दिखते हैं। दोनों अगर मिक्स किए जाएंगे तो वो एक जैसे ही दिखेंगे, मिसेबल्स हो गए वो। पार्शियली मिसेबल्स का मतलब होता है व्हेन लिक्विड डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट टू फॉर्म सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल एथिन ग्लाइकोल इन क्लोरोफॉर्म। जैसे हमारे पास ये ऑरेंज जूस है, हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है? सोडा होता है। तो ऑरेंज जूस के अंदर हम जैसे ही सोडा मिक्स कर देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा मिक्स इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्शियली मिसेबल, व्हेन लिक्विड डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट टू फॉर्म सॉल्यूशंस। इमिसेबल्स का मीन्स क्या हो गया? व्हेन लिक्विड डू नॉट मिक्स इन ईच अदर, जब एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा तो उसको हम मिसेबल्स बोलेंगे। जैसे ऑयल एंड वाटर, अगर ऑयल और वाटर को मिक्स किया जाएगा तो वाटर अलग लेयर बनाएगा और ऑयल की लेयर अलग बनेगी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन में भी एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस का मीन्स होता है सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अगर वो सॉल्वेंट वाटर होता है तो उसको हम एक्वस बोलेंगे, ठीक है। अब वो सॉल्वेंट ऐसा नहीं है वाटर हो, वाटर के अलावा कुछ और भी सॉल्वेंट हो सकता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर कुछ और होगा तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा एक्वस के बारे में। एक्वस सॉल्यूशंस का मीन्स क्या होता है? तो एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स है ऐसा सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर होता है। जैसे हम एग्जांपल लें साल्ट सॉल्यूशन का, है ना। साल्ट सॉल्यूशन के अंदर वाटर ही सॉल्वेंट है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है? वाटर है और कम में साल्ट है। तो सॉल्यूट तो हो गया हमारा साल्ट और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। तो जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसा आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, जैसे मैंने एक वाटर लिया, वाटर के अंदर साल्ट मिक्स कर दिया, तो ये हमारा इसमें सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस मीन्स क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर ना होके कुछ और होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसे डिफाइन हम ऐसे करेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, ठीक है। वाटर के अलावा कुछ और सॉल्वेंट हो। जैसे एग्जांपल हम एल्कोहल, बेंजीन, टेट्राक्लोराइड, ये सारे जो एग्जांपल हैं वो क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन के होते हैं। जब सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्वेंट वाटर ना लेके कुछ और लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन,
स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन की एक और कैटेगरी है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कंटेनर है ना, इसके अंदर कोई सॉल्वेंट फिल है। हम ले लेते हैं इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो किसी कंटेनर के अंदर जो सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट कैपेबल है जो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सपोज करो हमने साल्ट डाला या शुगर डाली, तो जैसे हमने इसमें शुगर को मिक्स किया तो एक लेवल तक इसके अंदर शुगर क्या हो जाएगा, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होती है जो डिज़ोल्व हो जाती है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने इसमें अगर शक्कर डाल रहे हैं तो शक्कर कहाँ तक इसमें फिल होगी। अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे तो इस तरह से, जैसे मैंने आपको नीचे बनाया, इस तरह से इसमें जमा होने लग जाएगी। अगर ये जमा हो जाती है तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होता है, और वहाँ तक जहाँ तक ये डिज़ोल्व हो जा रहा है इसके अंदर, उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। अब सेकंड कैटेगरी है इसकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम कंटेनर के अंदर हमने कोई सॉल्वेंट ले रखा है, उसके अंदर जो सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो डिज़ोल्व करते जा रहे कितना भी सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया जा सकता है। ठीक है, बिना उसके टेम्परेचर को राइज किए हुए, तो उसे बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कोई सॉल्वेंट लिया, ठीक है, जैसे मैं आपको पानी और शक्कर का एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैंने बताया जैसे पानी के अंदर शक्कर जहाँ तक डिज़ोल्व की जा सकती है उसे तो हम कह रहे थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमें पानी के अंदर शक्कर बहुत ज़्यादा मिलानी और मिक्स करनी है, यानी हमें चाशनी बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को टेम्परेचर उसका हाई करना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो वो शक्कर उसके अंदर डिज़ोल्व होने लग जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ाया हमने और इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो फिर ये सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कब? जब हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर बिना ही टेम्परेचर राइज किए हुए कितना भी सॉल्यूट मिक्स किया जा सकता है, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड का मीन्स तो हो गया सॉल्वेंट के अंदर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट मिक्स की हो रहा है वो तो क्या है, वो है सैचुरेटेड। और अगर उसके अंदर क्वांटिटी से ज़्यादा सॉल्वेंट मिक्स किया जा रहा है तो वो है अनसैचुरेटेड, अगर विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज। और सुपर सैचुरेटेड में क्या था कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स कर पा रहे हैं हम मैक्सिमम, कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाकर। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाकर मैक्सिमम सॉल्यूट अगर मिक्स किया जा सकता है तो उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी के साथ साथ हम कंसंट्रेशन को भी समझेंगे। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट है ना, जैसे ये सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट, जैसे हमने लिया वाटर सॉल्वेंट ले लिया, अब इस वाटर के अंदर हमने कोई सॉल्यूट को मिक्स किया। ठीक है, अब जो ये सॉल्यूट को इसमें कम ज़्यादा जो भी मिक्स किया जा रहा है वो तो कहलाएगी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूट का मिक्स करने के बाद चाहे कम ज़्यादा कितना भी हो, वो उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाएगा। क्लियर है? कंसंट्रेशन। और सॉल्युबिलिटी क्या है, इस सॉल्वेंट के अंदर कितना, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको, सॉल्युबिलिटी क्या है और कंसंट्रेशन।
तो solubility is the amount of solute that gets dissolved in given amount of solvent at a particular temperature is called solubility. समझ में आया? सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो तो है सॉल्युबिलिटी. ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर. सॉल्यूट का जो नेचर, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर कितना डिजोल्व हो सकता है, उसका नेचर कैसा है, या सॉल्वेंट का नेचर कैसा है कि वो सॉल्यूट को अपने अंदर इंटरेक्ट करने दे. ठीक है, ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होता है सॉल्युबिलिटी के लिए. ठीक है, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो सके. और इसको टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी में. अगर टेम्परेचर को बढ़ाकर भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से इंटरेक्शन करा सकते हैं. ठीक है, और एक फैक्टर होता है प्रेशर. ये प्रेशर का वर्क करता है गैस के ऊपर. क्लियर है? अब स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी आप एक बार समझ लीजिए. ठीक है, जब किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर लोअर होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी, लिक्विड और जो सॉलिड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी अनअफेक्टेड होती है. क्लियर है? तो लोअर टेम्परेचर करके लिक्विड और सॉलिड का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और गैस की अनअफेक्टेड रहती है. जबकि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें, किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर को इंक्रीज कर दे, तो उसकी जो गैस है, गैस की सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज हो जाती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी अनअफेक्टेड होती है. तो ये आपसे इस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि टेम्परेचर को कम कर दिया गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, या प्रेशर को बढ़ा दिया गया तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी था, किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कम या ज़्यादा प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन. तो इसको हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन. द कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेज़र किया जा सकता है कई तरीके से. ठीक है, ये तरीके क्या हैं ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो हमें परसेंटेज में फॉर्म में हम कंसंट्रेशन देख सकते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट के फॉर्म में. तो मास परसेंट के अंदर हम कंसंट्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप परसेंटेज निकालते हैं. आपके कितने मार्क्स आए, कितने ऑब्टेन मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, तो ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकालते हैं. सिमिलरली यहाँ मास परसेंटेज हम किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं. सेम ही फॉर्मूला है, पर यहाँ पर मार्क्स की जगह क्या आ गया, मास. तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ठीक है, तो इस तरह से अब टोटल मास क्या होगा, जो सॉलिड और सॉल्यूशन होता है उसका जो उसको ऐड कर दोगे तो वो टोटल मास कहलाएगा. तो इस तरह से मास परसेंटेज. सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. और तीसरा फॉर्मूला था हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज. मास वॉल्यूम परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए फार्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं. तो स्टूडेंट, हमने एक सॉल्यूशन लिया जो बना है जिसके अंदर 50 ग्राम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है. ठीक है, यानी इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या है, 50 ग्राम. सॉल्यूट का मास कितना है, 50 ग्राम, और 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, यानी इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास क्या है, सॉल्वेंट का मास आपको गिवन है 250 ग्राम. अब हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी.
तो इसकी जो कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला, अगर हमें मास दिया है तो मास परसेंट वाला ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मास परसेंट वाला फॉर्मूला होता है सॉल्यूट का मास कितना है 50 ग्राम अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, यानी हम 50 + 250 कर देंगे। तो 50 + 250 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300 × 100 होता है। अब ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 50/3। ये हमारा क्या आ गई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमें यहाँ पर मास दे रखा है, सॉल्यूट का जो मास है वो क्या दे रखा है हमें 20 ग्राम, है ना, ये हमें गिवन है। इसके साथ साथ में हमें ये देखो ml में दे रखा है, मीन्स ये क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमें कितना दे रखा है 250 ml। देखो क्योंकि ये लिक्विड है तो वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन है ना कि सॉल्वेंट का मास है, वॉल्यूम है तो 250। अब हमें यहाँ भी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो अब मास और वॉल्यूम दे रखे हैं तो मास वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मास वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 × 100। 0 से 0 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी ये हमारी जो मास वॉल्यूम परसेंट आई वो क्या आई 8%। इस तरह से हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जो सॉल्यूशन का के टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो जैसे ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट है ना। अब ये सॉल्यूट का साइज़ क्या होगा, ये जो सॉल्यूट है इसके साइज़ के पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस टाइप का है, ठीक है। तो इसके साइज़ के बेस पे ये 3 टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स कहला सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इट इज़ डिफाइंड इन 3 कैटेगरी, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होगा, सस्पेंशन में बहुत बड़ा होगा, जबकि कोलाइड्स के अंदर इसका साइज़ क्या होगा इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे इंटरमीडिएट होंगे। ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसके अंदर मैंने बताया कि जो सॉल्यूट होते हैं उसके पार्टिकल का साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, तो इस तरह का जो मिक्सचर बनता है वो क्या कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो ए ट्रू सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर साल्ट को मिक्स कर दिया, तो साल्ट के जो पार्टिकल्स है काफ़ी छोटे हैं और ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होगा। इसके साथ साथ जो इसके जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज़ भी बहुत छोटा होगा। इट इज़ अप्रोक्स 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसके जो सॉल्यूट है इसका साइज़ 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होगा। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको देखा नहीं जा सकता है नेकेड आई से, इवन माइक्रोस्कोप से भी हम उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल है। तो हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते हैं। और नेक्स्ट है द एंटायर सॉल्यूशन पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट्स। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स काफ़ी छोटे हैं तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं देते। टिंडल इफेक्ट का मीन्स हो गया जब इसमें लाइट पास की जाएगी तो ये लाइट इसमें स्कैटर नहीं होगी, है ना। टिंडल का मतलब हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसके अंदर स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की, ठीक है, यानी ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इसमें से स्कैटरिंग नहीं होती है, मतलब लाइट पास होके ऐसे कोई लेयर नहीं बनाती है। और लास्ट है द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस सॉल्यूशन को हम काफ़ी टाइम तक रखने के बाद इसे अगर रेस्ट पोजीशन में रख देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे ग्रेविटी के कारण, है ना। ऐसा नहीं होगा कि नमक नीचे जमने लग जाएगा काफ़ी टाइम तक आपने इसको रेस्ट पोजीशन में रखा तो ये ग्रेविटी शो नहीं करते हैं।
नेक्स्ट था हमारा सस्पेंशन। तो स्टूडेंट्स सस्पेंशन में मैंने बताया पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, ये बिग होते हैं, है ना। और इसका जो मिक्सचर होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्स इन ए लिक्विड और ए गैस, ठीक है। और सस्पेंशन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है 10⁻⁻7 मीटर। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो हम मड वाटर ले लेते हैं। मड वाटर के अंदर आप देख रहे हैं कि मड इसमें अलग से दिख रही है हमें और वाटर भी दिख रहा है, यानी कि क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। और इसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। देखो ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन होता है उसे नेकेड आई से देखा जा सकता है। हमें माइक्रोस्कोप क्या, नेकेड आई से ही जब चीज़ दिख रही है तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर पेपर में अगर इस सॉल्यूशन को डालेंगे तो मड तो क्या होगा, फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएगी और वाटर नीचे अलग हो जाएगा, ठीक है। और द पार्टिकल्स में और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के ये टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और शो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है सस्पेंशन के में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो में सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं अगर उसको रेस्ट पोजीशन पे रखा जाएगा काफ़ी टाइम तक तो उसमें ग्रेविटी के कारण सैंड क्या होगी, नीचे जमा होने लग जाएगी, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स बॉटम में जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस द पार्टिकल्स में सेटल ड्यू टू द ग्रेविटी। तो ये हमारा था सस्पेंशन, समझ में आया आपको। अब लास्ट है आपका कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होता है, देखिए कोलाइड भी एक तरह का सॉल्यूशन ही है। जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, यहाँ हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह दो नए वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। सॉल्यूट की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्पर्ड फेस और सॉल्वेंट की जगह हम यूज़ करेंगे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। सेम चीज़ ही है, सॉल्यूट जो सॉल्यूट था वही डिस्पर्ड फेस है और जो सॉल्वेंट था वही डिस्पर्शन मीडियम है ना। तो सॉल्यूट के बारे में यानी डिस्पर्ड फेस क्या है इसको देख लेते हैं। इन कोलाइड्स द सस्पेंडेड पार्टिकल आर कॉल्ड डिस्पर्ड फेस। जो पार्टिकल सस्पेंड होते हैं उनको तो क्या कहते हैं हम, डिस्पर्ड फेस। और डिस्पर्शन मीडियम का मतलब क्या हो गया, द सॉल्वेंट इन विच सस्पेंडेड पार्टिकल आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। जिसके अंदर वो सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। स्टूडेंट अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम था, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के बेसिस पे ये कोलाइड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इनका नाम, एक कोलाइड का अलग ही नाम बन जाएगा उनके फेस के आधार पर और मीडियम के बेस पे। जैसे कि हम बात करें कि लिक्विड डिस्पर्ड फेस अगर लिक्विड है और इसे डिस्पर्स किया जा रहा है गैस के अंदर तो इस कोलाइड का नाम बन जाएगा लिक्विड एरोसोल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मिस्ट, क्लाउड्स, फॉग हो जाएंगे। अगर हम सॉल्यूड को डिस्पर्स कर रहे हैं गैस में तो इसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। और एरोसोल के एग्जाम्पल हो जाएंगे डस्ट, स्मोक। और नेक्स्ट हम देखते हैं जब गैस को डिस्पर्स करें हम लिक्विड में, तो गैस को लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोम बन जाएगा। गैस को डिस्पर्स किया लिक्विड में तो ये फोम कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सर्ट्स, वेपर्ड, क्रीम। और लिक्विड में लिक्विड को डिस्पर्स किया जाएगा तो इसे हम बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन इसमें क्रीम, मिल्क, मेयो। और सॉलिड में लिक्विड को करेंगे तो वो सॉल्यूशन, जैसे पेंट्स, जेली, सीवेज, ठीक है। गैस के अंदर अगर सॉलिड को मिक्स करेंगे तो उससे कहेंगे हम सॉलिड फोम। और लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करेंगे तो उससे सॉलिड इमल्शन कहेंगे, जैसे बटर एंड चीज़। और सॉलिड में डिस्पर्स करेंगे सॉलिड को तो उससे कहेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि ये ओपल्स एंड सम एलॉयज। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको जो क्वेश्चंस आता है वो ऐसे आएगा जैसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इमल्शन क्या है, व्हाट इज़ इमल्शन। तो आप बताओगे कि लिक्विड में लिक्विड को डिस्पर्स किया जा रहा है लिक्विड में तो ये कहलाता है हमारा इमल्शन। या आपसे एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि पेंट, जेली,
किस टाइप का सॉल्यूशन है ना। तो आप बताओगे कि सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करके ये सॉल्यूशन बनाया गया है। अब स्टूडेंट्स कोलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो कोलाइड होता है, कोलाइड क्या है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। ए कोलाइड अपियर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दिखता तो होमोजीनियस जैसा है, पर होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइड दिखने में होमोजीनियस होता है बट होता हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और कोलाइड का जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 10 की पावर -1 मीटर से 10 की पावर -9 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, यानी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का इसका साइज होता है। इन ए कोलाइड द डिस्पर्स पार्टिकल कैन बी सीन विथ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो कोलाइड के जो कोलाइड होता है उसमें जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, और इन्हें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास किया जाता है तो ये पास हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास किया जाएगा तो ये सेपरेट किए जा सकते हैं और नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं होंगे। और कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, वो टिंडल इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना। ये टिंडल और दे पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। और ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेविटी के कारण सेटल नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और हायर क्लास में आप इसके बारे में कम्प्लीटली काफ़ी नॉलेज लेंगे, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बट यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी लेनी है। इसमें क्या होता है, जब सॉल्यूशन के अंदर लाइट पास की जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, और ये लाइट उसमें विजिबल हो जाती है, इसी को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट is the process of scattering of light by colloidal particles due to which the path of light becomes visible। अब स्टूडेंट एक होती है ब्राउनी मूवमेंट, इसको भी हम समझ लेते हैं। जो टिंडल के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो मीडियम साइज़ के थे। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स ना तो बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, इतने बड़े भी नहीं है कि मूव नहीं कर सके और इतने छोटे भी नहीं है कि मूव ही करते रहे, मिडिल में। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को इस तरह से हिट करते हैं और एक जिग जैग मूवमेंट हो जाता है, इसी को कहते हैं ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट इज द मूवमेंट, द जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ए ब्राउनी मूवमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो मिक्सचर था उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स थे, उनको अलग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हमने देखा था जो मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकल टेक्निक से या फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो वो फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं या टेक्निक्स कौन सी हैं जिनसे इस मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला मेथड होता है एवेपोरेशन मेथड। एवेपोरेशन मेथड क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर मिक्स होता है तो उस वाटर को हीट देके हम क्या कर सकते हैं, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं एवेपोरेशन होना। ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर इन्वॉल्व है, सॉल्यूट के रूप में वाटर है, तो अगर उसे हीट दी जाएगी तो जो क्या होता है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है हवा में, और सिर्फ उसमें जो दूसरा कंटेंट होता है वो बचता है। तो ये मेथड्स तो हमारा इवेपोरेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी को ही हम और करते कैसे हैं, हीटिंग के द्वारा। ठीक है, हीट देने पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो ये इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस इवेपोरेशन मेथड से हम कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, इसमें हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमने जो मिक्सचर लिया था, मिक्सचर हमने साल्ट और H2O का मिक्सचर लिया। तो सबसे पहले एपरेटस देख लेते हैं। हमने इसमें बर्नर लिया जिससे हीट देंगे हम, फिर एक टीपॉड लिया, ट्राईपॉड लिया। इस ट्राईपॉड के ऊपर एक जाली रखी जिसके अंदर काफ़ी सारे पोर्स बने हुए हैं, है ना। ये एक जाली होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे पोर्स हैं ताकि हीट इसमें से पास हो सके। और इसके ऊपर हमने एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर के अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया। इस बीकर को हम बोलते हैं वाटर
वाटर बाथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वाटर बाथ बोल सकते हैं या हम इसे सैंड बाथ कह सकते हैं। तो वाटर बाथ या सैंड बाथ लिया जाता है। वाटर बाथ या सैंड बाथ का मीन्स ये हो गया कि एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हमने वाटर है, अगर इसको हम हीट देंगे तो सब ये हीट जो होगी, ये हीट सबसे पहले इस वाटर बाथ में जाएगी। वाटर बाथ में जाने के बाद हमारे इस बीकर के ऊपर जो भी कंटेंट रखा होगा उसके बाद इस पे हीट पहुंचेगी। तो ऐसे बीकर को हम बोलते हैं वाटर बाथ, ठीक है। तो हमने वाटर बाथ लिया, वाटर बाथ के ऊपर हमने वॉच ग्लास रख दिया। ये जो वॉच ग्लास होता है इसके अंदर क्या है, हमारे पास वाटर है और वाटर के साथ में हमारे पास साल्ट है। तो वाटर और साल्ट इसके अंदर फिल है, ठीक है, इस वॉच ग्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, जो बाथ टब है उसके अंदर रखे वाटर में क्या होगा, इवोपरेशन होगा, तो इससे भाप बनेगी। भाप से क्या होगी, ये जो वॉच ग्लास है ये गर्म होगा। अब वॉच ग्लास गर्म होने से इसके अंदर जो साल्ट और वाटर है, इसमें से वाटर क्या होगा, वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और जो भी इसमें साल्ट होगा वो साल्ट हमारे वॉच ग्लास के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा एवोपरेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम ये देख लेते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे। मेथड आपको समझ में आ गया, अब इसको लिखते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम कि इवोपरेशन मेथड्स को राइटिंग कैसे करनी है। इसके अंदर जो लिया जाता है वो हम क्या करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें से एक सॉल्यूशन वेपर बनेगा और एक सॉल्यूशन वेपर नहीं होगा। क्लियर है। तो टू ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक, इसमें कलर कंपोनेंट लिया जा रहा है जिसे अलग करना है डाई को इंक से। इसमें मटेरियल यूज़ किया जाएगा, वॉच ग्लास होगा, इंक होगी, बीकर, स्टैंड, बर्नर, ये मटेरियल यूज़ किए जाएंगे। प्रोसीजर क्या होगा, इसमें एक बीकर लिया जाएगा जिसे फिल कर दिया जाएगा हाफ ऑफ वाटर के साथ। फिर टेक ए फ्यू ml ऑफ इंक इन द वॉच ग्लास, इसके बाद वॉच ग्लास के अंदर इंक भर देंगे हम। एंड प्लेस इट ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, फिर इसको बीकर के ऊपर रख देंगे जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको इसके ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट हीटिंग द बीकर एंड ऑब्जर्व, हम हीट देंगे बीकर को और ऑब्जर्व करेंगे। तो हीटिंग इज कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द इवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस, जितने ज़्यादा हीट होगी उतना ही ज़्यादा वेपोरेशन हो जाएगा। तो हीटिंग इज स्टॉप, जब हीटिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा तो व्हेन नो एनी फर्दर चेंज, कोई भी चेंज नहीं होंगे। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकला, इवोपरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास कैन बी सीन एंड रेजिड्यू इज लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास। तो इस तरह से हमें मेंशन करना है। और कंक्लूजन लिखा हमने कि इंक इज़ नॉट ए प्योर सब्सटेंट बट इट्स ए मिक्सर ऑफ डाई इन वाटर विच कैन ईजीली सेपरेटेड बाय द इवोपरेशन मेथड। इंक इज़ नॉट ए सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। जो इंक है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, एक मिक्सचर है, इसीलिए इसको सेपरेट किया गया है इवोपरेशन मेथड से। क्लियर है ना। तो इंक इज़ नॉट ए सिंगल सब्सटेंस। तो ये था हमारा इवोपरेशन मेथड। अब इसकी एप्लीकेशन से इसे कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो इसे यूज़ किया जा सकता है वॉलेटाइल कंपोनेंट से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अलग करने में, है ना। और इससे कॉमन साल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो वाटर के अंदर क्या है, साल्ट है, जो सी वाटर होता है उसमें साल्ट होती है, उसको क्या करते हैं हम लेगून्स, स्मॉल शैलो पिट्स बना देते हैं, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद जो वाटर होता है वो वाटर तो वेपोरेटेड हो जाता है और जो हमारा साल्ट है वो वहाँ पर जमा हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द हीट ऑफ सन evaporates the water in these pits leaving behind the solid salt. The salt is further purified by the crystallization method which you will study in later part of this chapter. नेक्स्ट मेथड होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, जैसा कि आप घर में मिक्सी यूज़ करते हैं, ये मिक्सी उसी मेथड पर है ना। जैसे हमें घर पर अगर क्रीम बनानी है, घर पर हमें क्या बनाना है, उसका बटर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक मिक्सी लेते हैं। मिक्सी के अंदर नीचे ऐसे ब्लेड्स लगे रहते हैं, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं मिल्क को, इसके अंदर फिल कर देते हैं किसको, क्रीमी मिल्क को, है ना। और इसके अंदर वाटर होता है, इसको इसमें फिल करने के बाद इसे चलाया जाता है। चलाने के बाद क्या होता है, वाटर तो इसमें बॉटम में रह जाता है और क्रीम यानी बटर जो है ऊपर की तरफ
इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर नीचे रह जाता है और क्रीम क्या होती है, बटर क्या होती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो बटर हमें मिल जाता है, स्किम्ड मिल्क हमें नीचे बॉटम में मिलता है। तो ये जो हुआ वो क्यों हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण हुआ। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इसी पर बेस्ड है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके अंदर कुछ इस तरह का एपरेटस होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इस मशीन के अंदर ये बीच इस तरह का ये बने होते हैं, इनके अंदर क्या रखा जाता है, इसके अंदर ये ट्यूब्स को रखा जाता है। ठीक है, इनके अंदर ट्यूब्स को लगा दिया जाता है और ये ऑपरेट करने की मशीन होती है, एक ऑन ऑफ की होती है और एक ये आपकी टाइमिंग। तो इसको ऑन करते हैं, जैसे हम ऑन करते हैं ये रोटेट होती है, ये रोटेट होने से क्या होंगे, इसमें जो ट्यूब्स लगी हैं वो ट्यूब्स भी रोटेट होगी, और रोटेट होने के बाद जो इसमें क्रीम होती है वो क्रीम क्या है, ऊपर सेपरेट हो जाती है और इसकी मिल्क बॉटम में बैठ जाता है। तो टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इसमें क्रीम को मिल्क से सेपरेट किया जाता है और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है फुल क्रीम मिल्क और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, मिल्क चर्नर, ये यूज़ करते हैं। प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या करते हैं, अनबॉइल्ड कोल्ड मिल्क लेते हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर और उन टेस्ट ट्यूब्स को रख दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इसमें ट्यूब्स लगा देते हैं, जैसे कि ये दिख रही हैं, इस तरह से इसमें ट्यूब्स को लगा देते हैं। इसके बाद जो इसको चलाते हैं हाई स्पीड पे, है ना, बाय यूजिंग ए हैंड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर 2 मिनट्स एंड ऑब्जर्व, इसको 2 मिनट तक चलाते हैं हाई स्पीड पे और ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता चलता है इसको ऑब्ज़र्व करने से कि इफ़ यू डोंट हैव सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इन योर स्कूल देन यू कैन डू दिस एक्टिविटी बाय यूजिंग मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन नहीं है तो इसको हम चर्नर मशीन से भी चला सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन किया हमने, तो जो क्रीम थी फ्लोटिंग ऑन द मिल्क कैन बी सीन, क्रीम फ्लोट हो जाती है ऊपर की तरफ और मिल्क नीचे बैठ जाता है। कंक्लूजन निकला कि मिल्क इज़ रोटेट हो रहा है हाई स्पीड पे, तो सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो लाइटर हैं, तो ये बाइंड हो जाते हैं ईच अदर और फॉर्म करते हैं क्रीम और स्किम मिल्क। स्किम मिल्क, क्रीम जो है लाइटर होती है तो वो ऊपर आ जाती है और स्किम मिल्क होता है वो नीचे बैठ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, एप्लीकेशन, तो दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, इसका यूज़ वॉशिंग मशीन में करते हैं ताकि क्लोथ से वाटर को निकाल दिया जाता है और वो सूख जाते हैं जल्दी, है ना। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स, इसका यूज़ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लिपिड की टेस्टिंग करने में, इन ब्लड के अंदर और ESR में, एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डेयरीज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड बटर फ्रॉम कर्ड, इसका यूज इसमें भी किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेपरेटिंग फनल, फनल से हमें सेपरेट करना है। तो फनल से हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो देखो एक होता है हमारे पास इसमें सेपरेटिंग फनल होता है, इसके अंदर देखो सेपरेटिंग फनल का यूज़ जब किया जाएगा जब दो मिक्सचर इममिसिबल मिक्सचर होते हैं, वो जो मिक्स होते हैं, मतलब जो दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं, ऐसे लिक्विड को इससे, ऐसे सॉल्यूशन को इससे अलग किया जाता है। चलो देख लेते हैं इसको। ये कि स्टैंड लिया हमने, इसके साथ में एक सेपरेटिंग फनल लगा दिया, सेपरेटिंग फनल के अंदर हम वो सॉल्यूशन को फिल करेंगे जो दो अलग लेयर्स में बन जाएगा। एक लेयर जैसे वाटर और ऑयल हो गया, ये दोनों अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। तो जो लाइटर होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग दिखेंगे, जैसे वाटर नीचे दिखेगा, केरोसिन ऊपर दिखेगा। और इसके साथ में एक स्टॉप क्लॉक लगा देंगे, स्टॉप कॉर्क लगा देंगे, स्टॉप कॉर्क के नीचे हम एक बीकर रख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें सेपरेटिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो ये हम जैसे कॉर्क खोलेंगे, इसको बहुत हल्के से खोलेंगे, तो ये जो नीचे वाला है जो सेपरेट होगा वो धीरे धीरे बीकर में इकट्ठा होता जाएगा। और जब इसकी जो लेयर है जहाँ से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं वो लेयर आने तक हम इस को ऑन रखेंगे, उसके बाद इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल, मटेरियल सेपरेटिंग फनल, आयरन स्टैंड, केरोसिन ऑयल बीकर एंड वाटर इज़ यूज्ड। इसमें ये मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर है इसका, ए मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज टेकन इन सेपरेटिंग फनल। इसके अंदर ऐसे दो
सॉल्यूशन लिए जाते हैं जो अलग अलग लेयर बनाते हैं, है ना, इमिसिबल होते हैं जो, तो उनको सेपरेटिंग फनल में भर दिया जाता है। फिर सेपरेटिंग फनल को क्लैम्प किया जाता है उन आयरन स्टैंड से उसको लगा दिया जाता है। द मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड सो दैट इट फॉर्म्स 2 डिस्टिंक्ट लेयर। इसमें क्या होती हैं, जो 2 डिस्टिंक्ट लेयर दिखने लग जाती हैं, ऐसे मिक्सचर को इसके अंदर भर दिया जाता है। फिर इसको भरने के बाद इसको क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलें एक बीकर के अंदर हमने ए और बी 2 पार्ट मान लेते हैं। एक तो क्या है, जो डेंसर पार्ट है वो तो नीचे है, वो बी मान लिया, और ए लाइटर। तो ए क्लीन बीकर इज प्लेस्ड बिलो एंड द स्टॉप कॉर्क इज ओपन। इस बीकर इसके नीचे कॉर्क लगा देते हैं, फनल के नीचे कॉर्क लगा देते हैं, और कॉर्क के नीचे एक बीकर रख देते हैं, बिल्कुल साफ बीकर रख देते हैं। अब जैसे इस कॉर्क को हल्का सा खोलते हैं तो ये जो हायर डेंसर पार्ट था वो नीचे की तरफ बीकर में जाने लगता है, और इसको बीकर में लेते रहते हैं जब तक कि ये उस लेयर तक नहीं आता जहाँ से ये दोनों सॉल्यूशन सेपरेट हो रहे थे। जैसे ही आ जाता है इसके बाद हम कॉर्क को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद बीकर में तो डेंसर पार्ट आ जाता है और लाइटर पार्ट फनल में रह जाता है, और ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। इस तरह से हम इस चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसकी लेयर है, ये लेयर आने तक इस कोर को खुला रहने देते हैं, और जैसे ये लेयर आ जाती है इस कोर को हम क्लोज़ कर देते हैं। जैसे हम कोर क्लोज़ करते हैं तो लाइटर पार्ट हमारा फनल में ही रह जाता है और हायर डेंसर पार्ट हमें बीकर में मिल जाता है। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेपरेट हो जाता है। सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। Observation: kerosene oil being lighter forms the upper layer. Conclusion: when a liquid mixture containing 2 invisible liquid is taken in the separating funnel, then the liquid layers stand one above the other. The liquid layer with greater density form the lower layer, whereas the lighter liquid form the upper layer. Applications भी देख लेते हैं। तो इसमें to separate mixture of oil and water, इससे ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन मेथड में क्या करते हैं, देखो इसमें जो सॉलिड होता है वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। जब सॉलिड को हीट दी जाती है तो गैस में, और गैस को अगर ठंडा किया जाता है तो वो वापस से सॉलिड में। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मिक्सचर को हम सब्लिमेशन मेथड से अलग करते हैं, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को जब हीट देंगे तो सॉलिड गैस में, और गैस किस में, सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो उसमें हम सब्लिमेशन। इसके लिए भी हम एक बर्नर लेते हैं, फिर जाली लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या रखते हैं, चाइना डिश लेते हैं, और इसके ऊपर हम एक लगा देते हैं फनल, ठीक है, इन्वर्टेड फनल, यानी उल्टा करके हम एक फ़नल रख देते हैं, ठीक है। अब ये फ़नल में क्या होगा, जब इसको हम हीट देंगे तो वेपोरेटेड होगा, जो पार्ट वेपोरेटेड होगा वो फ़नल में इकट्ठा होने लगेगा, और उसको ऊपर हम कॉटन क्लॉथ से प्लग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे हम हीट देंगे तो चाइना डिश के अंदर जो एवोपरेटेड पार्ट होगा, सब्लिमेशन होगा, उस जिस पार्ट का वो इकट्ठा होने लग जाएगा इसमें, ठीक है, और ऊपर हम इसमें कॉटन क्लॉथ लगाएंगे ताकि ये इसमें इकट्ठा हो जाएगा और रेस्ट रह जाएगा चाइना डिश में। तो इस तरह से दोनों मिक्सचर से दो जो कंपोनेंट है वो अलग कर लिए जाएंगे। तो टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ए कॉमन साल्ट्स एंड ए अमोनियम क्लोराइड, मटेरियल रिक्वायर्ड चाइना डिश, ट्राईपॉड, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ग्लास फनल, कॉटन एंड बर्नर। प्रोसीजर क्या है, टेक द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड इन ए चाइना डिश। इसके अंदर जो चाइना डिश है उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और हमने रख दिया सैंड को। कवर द चाइना डिश विद द इन्वर्टेड ग्लास फनल एंड प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड। पुट ए लूज कॉटन प्लग इन द ओपनिंग ऑफ द फनल सो एज द प्रिवेंट द एस्केप ऑफ अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। जैसे हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर होके उड़ने लग जाएगी, और फिर हमें सेपरेट कर ले। ऑब्जर्वेशन, वाइट फम्स वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी seen coming out of the mixture. These white films start depositing as the white solid on coming in contact with the cold inner walls of the funnel, and sand salt is left behind in the china dish. कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि जो अमोनियम क्लोराइड है बीइंग ए वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसीलिए वो क्या होता है वाइट वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है
ऑन द कोल्ड इनर वॉल पर ऑफ द फनल, फनल की जो इनर वॉल है उस पर ये डिपॉजिट होने लग जाता है। और अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सबलिमाइम। जो अमोनियम क्लोराइड है उसे हम क्या बोलते हैं, सबलाइम बोलते हैं। जो पार्ट का सब्लिमेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबलाइम कहते हैं। ठीक है, सो द अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज ए सबलाइम। And sublimate is what? Some other example of solid which is sublimate are iodine, camphor and naphthalene and anthrax. Sublimate का मतलब हो गया, कुछ सब्लिमेट भी होते हैं अलग से जी। आप ये आपको एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन ये सब क्या हैं, सब्लिमेट कहलाते हैं। ठीक है, तो वेपर सॉलिड का गैस में कन्वर्ट करना ही क्या है, हमारा सब्लिमेशन है। तो इसमें से जिस पार्ट का सब्लिमेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सबलाइम बोल रहे हैं। और जो सॉलिड लिया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेट तो हमारा वो सब्सटेंस है जिसका सब्लिमेशन होना है, और जो सब्लिमेशन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, सबलाइम कहलाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, इनमें उस सब्सटेंस को अलग करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, तो उसके लिए ये जो एपरेटस दिए हुए हैं, इन एपरेटस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह का बीकर होता है, इसमें वाटर भरा होता है, एक ये पेपर होता है, ठीक है, जिस पर इंक लग रही है। तो इस मेथड से हम इसको सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। इस फिल्टर पेपर पे कुछ 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, और इसके ठीक लाइन के ठीक मिडल में एक ब्लैक इंक लगा देते हैं। अब इस ब्लैक इंक के अंदर और भी कलर मिक्स होंगे। ठीक है, उन्हीं को हमें सेपरेट करना है। उसी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हम क्रोमेटोग्राफी। तो उसे हम इस तरह से डिप कर देंगे इस जार के अंदर। वाटर लेवल के ठीक ऊपर होना चाहिए ये इंक। ठीक है, तो जैसे ही ये वाटर ऊपर बढ़ने लगेगा कैपिलरी के थ्रू, तो ये क्या होगा, ये इंक जो इसमें थी, तो इंक के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मिक्स हैं वो भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो उतना ऊपर चला जाएगा, उससे कम सॉल्यूबल उससे नीचे, और उससे कम सॉल्यूबल उससे नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंक को अलग कर सकते हैं इस मेथड से। इसको कहते हैं हम क्रोमेटोग्राफी मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा इसमें, और उससे कम वाला बीच में रह जाएगा, और जो सबसे कम सॉल्यूबल होगा वो सबसे नीचे रह जाएगा। क्लियर है? तो इसे भी हम लिखेंगे कैसे वो भी देखते हैं। इसमें सेपरेट किया जाता है डाई को जो ब्लैक कलर इंक में होती है। इसके लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, वाटर सॉल्युबल इंक, और लार्ज साइज गैस जार विथ लेड और कॉटन थ्रेड। इस चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाता है। इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसके लिए मैंने बताया, सबसे पहले एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं जिसका डायमेंशन 25 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। इसके बाद इस फिल्टर पेपर पर 3 सेंटीमीटर अबव पेंसिल से एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर अबव लाइन बना देते हैं, और इस लाइन के ठीक मिडल में, ठीक है, इस लाइन के ठीक मिडल में हम एक ब्लैक इंक लगा देते हैं। उसके बाद उसको वाटर के अंदर डिप करते हैं, और वाटर जो वो ब्लैक इंक थी ठीक ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और इस स्ट्रिप को थ्रेड से ऊपर बांध दिया जाता है। जब स्ट्रिप को बांध दिया जाता है उसके बाद इसे गैस जार में रखा जाता है। उसके बाद ड्रॉप की जाती है इसके अंदर इंक जो वाटर लेवल के ठीक ऊपर होती है। तो वाटर लेवल के ऊपर होने के कारण क्या होता है, जैसे ही इसको फिल्टर पेपर को जार से हमने फिक्स कर दिया है सेलो टेप लगा के, और वाटर में इसको डिप कर दिया है। अब वाटर में जैसे हम डिप करते हैं, तो वाटर में डिप करने से क्या होता है, जो इसके अंदर जो इंक लगी हुई है वो ऊपर की तरफ चलने लगती है। जैसे ये ऊपर की तरफ राइज होती है फिल्टर पेपर पर, तो इसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, है ना। फिल्टर पेपर को, स्ट्रिप को ड्राई करते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। जब इसे ऑब्जर्व किया जाता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं वो हम देखेंगे। ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है कि जो हमने ये जो ब्लैक डॉट लिया था ये 3 अलग कलर के अंदर शो होने लग जाता है स्ट्रिप पेपर में। तो ये ब्लैक इंक जो थी वो एक्चुअली में ब्लैक नहीं थी, उसके अंदर 3 कलर मिक्स थे।
तो वो 3 डिफरेंट कलर्स सेपरेट हो गए। ये हमारे पास इसका रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हमने जो कलर्ड इंक ली थी, कलर्ड कंपाउंड लिया था, ब्लैक था, बट उसमें क्या है 3 अलग अलग कलर के कलर लगे हुए थे। तो जैसे ही हमने इसको उस जार के अंदर रखा और उसमें वाटर था, तो वाटर लेवल के कारण वो उस इंक्रीज़ होने लगा। जो कलर ज़्यादा सॉल्यूबल था वो ज़्यादा ऊपर चला गया, उससे कम सॉल्यूबल वाला उसके नीचे रह गया, और सबसे कम सॉल्यूबल वाला सबसे नीचे कलर रह गया, और ये सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड से हम उन डिस्टिलेशन मेथड से क्या होता है, जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट होते हैं उसको अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये अपरेटस यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक फनल है, एक स्टैंड है ना, एक फ्लास्क है, गोल फ्लास्क लिया हुआ है ना। इससे हमने वाटर कंडेंसर कनेक्ट किया हुआ है, वाटर कंडेंसर है, थर्मामीटर है, और एक सेपरेट सा बीकर है। तो ये अपरेटस यूज़ किए जाते हैं इसमें। और इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर जो फ्लास्क होता है उसमें हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले 2 कंटेंट ले लेते हैं। जैसे हमने एसीटोन और वाटर ले लिया। अब एसीटोन और वाटर ले लेते हैं, इसके बाद हम इसको हीटिंग करते हैं। अब हीटिंग करने के बाद थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को नोट भी कर लेंगे। जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा, सपोज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट X है और H2O का बॉइलिंग पॉइंट Y है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लो होगा, वो जल्दी वेपर बनेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो देर से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो सपोज एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वाटर से, तो अगर इसका लो है बॉइलिंग पॉइंट तो ये जल्दी वेपर होने लग जाएगा, और ये फ्लास्क के ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। और इसी तरह से ये फिर वाटर कंडेंसर में आ जाएगा। वाटर कंडेंसर में वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो इस वेपर को क्या करेगा, कूल कर देगा। इस वेपर को कूल कर देगा, और वेपर को कूल होने के बाद ये बीकर में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वाटर कंडेंसर के अंदर जो वाटर होता है वो रेगुलर चेंज होता रहता है, ताकि इसमें अंदर आने वाली वेपर ठंडी हो सके। और ये ठंडी होने के बाद इस बीकर में एसीटोन सेपरेट हो जाएगी, और दूसरा कंटेंट जो होता है वो फ्लास्क में रह जाएगा। तो इस तरह से डिस्टिलेशन मेथड होता है, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या बताया मैंने कि इसके अंदर ऐसा मिक्सचर लिया जाता है जो मिसेबल लिक्विड्स होता है और जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ऐसे मिक्सचर को लिया जाता है। मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया जाता है, थर्मामीटर, कंडेंसर, बीकर, आयरन स्टैंड, एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर लिया जाता है। इसका जो प्रोसीजर अभी मैंने समझाया, एक मिक्सचर लिया फ्लास्क के अंदर, उसके अंदर थर्मामीटर अरेंज कर दिया और ऐसा अपरेटस बना लिया। फिर इसमें हीट दी, धीरे धीरे से हीट देने से थर्मामीटर में टेम्परेचर नोट किया और ऑब्जर्व किया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो वेपर बन के राइजिंग अप होने लगा, है ना, कैन बी राइजिंग अप इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। When the temperature rises above 60 degrees centigrade, the acetone gets vapored and forms vapor in the flask. These vapor get condensed in the condenser and can be collected from the condenser outlet beaker. ठीक है, अब रिजल्ट क्या आया, इससे रिजल्ट हुआ कि एसीटोन कैन बी कलेक्टेड इन द बीकर फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट वाइल वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। इज इट क्लियर? तो ये हमारा था डिस्टिलेशन मेथड। अब हमारा इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलेशन मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कोई इम्प्योर मिक्सचर होता है, इम्प्योर सब्सटेंस है, उसको हम क्या करते हैं, प्योर बनाते हैं। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा क्रिस्टलेशन मेथड। इसके लिए ये अपरेटस यूज़ किया जाता है। इसमें बर्नर हो गया, स्टैंड हो गया, टीपॉट स्टैंड हो गया, बाथ टब वाटर बाथ हो गया, चाइना डिस्क होगी, और चाइना डिस्क के अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया जिसे जो इम्प्योर है, जिसे हमें प्योर करना है। क्लियर है? तो इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट साल्ट फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसके लिए मटेरियल यूज़ किया जाएगा। वो मटेरियल क्या है, सैंपल लिया, बीकर लिया, चाइना डिस्क और ग्लास रोड ली। फिर इसमें जो प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा, प्रोसीजर में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चाइना डिस्क है उसके अंदर हम 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेंगे। ठीक है, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले ली और इसके अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे थोड़ा वाटर भी डिज़ोल्व कर देंगे, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने एक चाइना डिस्क ली, उसमें वाटर लिया और उसके अंदर हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला दिया। अब इसे हमने फ़िल्टर पेपर से पहले छान लिया ताकि इसमें जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी थी वो अलग हो गई।
इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के बाद इसको चाइना डिस्क में रखा और उसको बाथ टब के ऊपर रख दिया। उसके बाद हीट दी गई, हीट देने से बाथ टब से वेपर बनी और वेपर ने क्या किया, इस चाइना डिस्क को हीटिंग करना शुरू किया और ये तब तक होता रहा जब तक कि ये इट बिकम्स सैचुरेटेड एंड रीचेस इट्स क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। सैचुरेटेड का मीन्स हो गया इसमें तब तक वेपर देते रहते हैं जब तक कि ये सैचुरेटेड यानी इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकल नहीं जाती हैं, ठीक है। और इसको ग्लास रोड से हिलाते रहते हैं थोड़ा सा और उसको थोड़ा सुखा के देखते हैं ताकि हमें ये पता चलता है कि ये जो डिस्क है, डिस्क के अंदर ये क्रिस्टल से जमा ना हो, तब तक इसको हीट देनी पड़ेगी, है ना। जब ये क्रिस्टल से जमा होने लग जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है, यानी इसमें से इम्प्योरिटीज हट गई। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कैन बी चेक्ड बाय टेकिंग सम सॉल्यूशन ऑन ए ग्लास रॉड एंड वेविंग इन द एयर। व्हेन ए सॉलिड फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास रॉड देन further heating is stopped. This indicates that the solution has been concentrated to crystallization point. Is it clear? Place the china dish on the table after covering it. अब जब ये बन जाता है इसको चाइना डिश को हटा के इसके ऊपर एक ग्लास लगा देते हैं, वॉच ग्लास लगा देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर अनडिस्टर्ब रखते हैं। इसके बाद अनडिस्टर्ब रखने के बाद ये क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है और इसे अलग कर लिया जाता है। इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला, जो क्रिस्टल थे कॉपर सल्फेट के कैन बी सीन इन द चाइना डिश में दिखने लगे अलोंग विद द मदर लीकर। इसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा लीकर भी दिखता है जिसे हम मदर लीकर कहते हैं, ठीक है। इस मदर लीकर को जैसे हम अलग कर देते है ना, तो इसका कंक्लूजन निकला कि हॉट एंड कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस फ्रॉम क्रिस्टल ऑन कूलिंग ग्रेजुअली। Result is pure crystal of copper sulfate are separated from the mother liquor. These crystals are dried further between the folds of a filter paper on a pores. Next है हमारा purification of water surface. Purification of water surface can be done through the following step. Purification जो होती है surface water की, उसके लिए कुछ steps लिए जाते हैं, है ना। तो क्या steps होते हैं इसमें? सबसे पहले sedimentation किया जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद लोडिंग के बाद फिल्ट्रेशन एंड आफ्टर दैट क्लोरिनेशन। तो हमारे पास ये 4 अलग अलग टैंक बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो रिवर से वाटर आ रहा है उसको कलेक्ट किया जाता है और इसको अनडिस्टर्ब रखा जाता है ताकि इसके अंदर जो मोटी मोटी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और इस बचे हुए वाटर को नेक्स्ट टाइम में लोड किया जाता है ना। इस लोडिंग किया जाता है, इस टैंक को बोलते हैं हम लोडिंग टैंक। तो जैसे इसके अंदर आ जाता है वाटर, इसके बाद इसमें एलम मिला दिया जाता है। एलम से क्या होता है, जो इसमें स्मॉल इम्प्योरिटी सी वो नीचे बैठ जाती हैं और उसके बाद जो बचा वाटर है उसे हम फिल्ट्रेशन टैंक में ले आते हैं, है ना। यहाँ पर फिल्टर लगे होते हैं जो ये क्या करते हैं, जो आने वाला वाटर है लोडिंग से उसको क्या करते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। फ़िल्टर करने के बाद ये वाटर जो बचता है ये वाटर चला जाता है क्लोरिनेशन टैंक के अंदर। क्लोरीन इसके अंदर मिली होती है, जो क्लोरीन क्या करती है, वाटर को प्योर बना देती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स थे। तो sedimentation, the river water is pumped into a series of a sedimentation tank. In this tank, water is allowed to stay for a day. Heavy particles of clay and other impurities settle down at the bottom due to the effect of the gravity. The superintendent's water is then sent to another settling tank. लोडिंग में क्या था, इसमें एक चैम्बर बने होते हैं। वाटर इज ट्रीटेड विथ केमिकल्स एलम एंड लाइम टू गेट फर्दर सेटलिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। आफ्टर दैट ये फिल्ट्रेशन टैंक में आता है। द क्लियर वाटर फ्रॉम सेकेंड टैंक इज पम्प्ड इनटू द फिल्ट्रेशन टैंक वेयर सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स कंप्लीटली रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। इसमें फिल्ट्रेशन से क्या होती है, सैंड और जो ग्रेवल फिल्टर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, रिमूव कर ली जाती है इम्प्योरिटीज़। Chlorination, the clear water is chlorinated with a calculated amount of chlorine in the chlorination tank. This process kills harmful bacteria and germs and provides safe drinking water, ठीक है। स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट अकर अराउंड अस। हम हमारे आसपास कई सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ये बल्ब का ग्लो होना, है ना, और रिबिन, ये मैग्नीशियम रिबिन का बर्न होना। इस तरह के हम कई चेंजेस हमारे आसपास में देखते हैं। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ये जो चेंजेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज होते हैं और एक केमिकल चेंज होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से इन्हें याद भी करना है।
फिजिकल चेंज का मीन है इट इज़ ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है तो इससे बल्ब ही रहेगा ना। आइस से आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो वाटर ही रहेगा। तो इसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर मास चेंज हो रहा है। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है और मास भी चेंज नहीं होता। इसके साथ साथ इसमें ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी के लिए केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है तो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, ठीक है। तो फिजिकल चेंज, इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसके अंदर रिवर्सेबल। ये जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सेबल होता है। जैसे आइस से हम वाटर बना सकते हैं और वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लोइंग ऑफ बल्ब का ग्लो करना। ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ना ही इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, ना इसमें एनर्जी रिलीज हो रही। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। जो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर है ये भी सब फिजिकल चेंजेस में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैग्नेटाइजिंग ऑफ आयरन। जो आयरन की मैग्नेटाइजिंग होती है वो भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। यानी देखो रिबिन था, रिबिन को आपने मैग्नीशियम रिबिन को बर्न किया तो एक वाइट सा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो ये एक वाइट सा पाउडर बनाता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नया सब्सटेंस बनाया तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज में, और इसके साथ साथ उसका मास भी चेंज होता है। एनर्जी इज़ ईदर एब्जॉर्ब और रिलीज। इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, क्योंकि केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सेबल है। इसको वापस से उसी कंटेंट में नहीं, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम नहीं बनाई जा सकती, ना मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिवर्सिबल नहीं होती है, ठीक है। रिबिन बर्न होने के बाद पाउडर बन गया तो पाउडर का रिबिन वापस नहीं बन सकता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन है और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ऐसे आपके पास कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। क्रैकर्स का बर्न होना, ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि ये नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं और इनका मास चेंज हो रहा है ना, और इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। तो ये आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस भी हो गया, इसके एग्जाम्पल्स भी हो गए, है ना। और एग्जाम्पल देख लेते केमिकल चेंज का। एडिंग कंसनट्रेट H2SO4 टू शुगर, रिएक्टिंग मेटल विथ एसिड्स, ये सब एग्जाम्पल्स क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।